देश विदेश चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं सतीश चंद। इस अंक में मैं बात करूंगा इतिहास के झरोखे से एक सत्य घटना की। बात है 1948 की। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और माउंटबेटन जो उस समय भारत के वायसराय थे, उनको स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 1948 तक सरदार पटेल ने सारी रियासतों का भारत में विलय लगभग पूर्ण कर लिया था। बचा था केवल हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान भारत में विलय के लिए तैयार नहीं हो रहे थे और वो अपनी रियासतों को स्वतंत्र रखना चाहते थे। सरदार पटेल को लगता था कि ऐसा हुआ तो भारत के लिए ये एक अल्सर की तरह से होगा। हैदराबाद की 85% जनसंख्या उस समय हिंदू थी और इस हिसाब से भारत को अधिकार था कि अगर निजाम ना माने तो वहाँ पर वोटिंग द्वारा लोगों की राय जानने का। लेकिन निजाम इसके लिए भी तैयार नहीं थे। अंग्रेजों के जाने के बाद से हैदराबाद ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबरें बहुत विचलित करने वाली थी। सरदार चाहते थे कि सेना भेजकर हैदराबाद का भारत में विलय करा लिया जाए। पटेल के पास इस बात की जानकारी थी कि वो पाकिस्तान से लगातार हथियार मंगवा रहा है और अपनी सेना बढ़ाता जा रहा है। निजाम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को टीपू सुल्तान को हराने में मदद की थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उसको अपने फैथफुल एलाय की उपाधि दी हुई थी। ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश मीडिया भी चाहती थी कि हैदराबाद स्वतंत्र रहे और उसके फेथफुल एलाई के साथ कोई ज़बरदस्ती ना हो। माउंटबेटन जब तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, उन्होंने सरदार पटेल को हैदराबाद के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से कोई ना कोई बहाना बनाकर रोक रखा था। 21 जून 1948 को माउंटबेटन भारत से विदा हो गया। अब 9 सितंबर 1948 को आखिर पटेल ने किसी तरह से नेहरू के पुरजोर विरोध के बावजूद कैबिनेट में हैदराबाद के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करके भारत में विलय के लिए प्रस्ताव पास करा लिया। उस समय भारत के सेनाध्यक्ष एक अंग्रेज फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बूचर थे। जनरल वॉकहार्ट 15 अगस्त 1947 को भारत के सेनाध्यक्ष थे और उनके भारत से जाने के बाद बूचर को कमान दी गई थी और उन्होंने इस समय ईश्वर के नाम पर बाइबल पर हाथ रखकर भारत के प्रति वफादारी और गोपनीयता की शपथ ली थी। ब्रिटेन अभी भी नहीं चाहता था कि उसके फेथफुल एलाई के साथ विलय के लिए कोई जोर जबरदस्ती हो और बूचर भी नहीं चाहता था। लेकिन ब्रिटिश सरकार निजाम की कोई मदद करने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि ऐसा कुछ करने पे वो भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना जाता। कार्रवाई का दिन तय हुआ 13 सितंबर 1948 और इस सैन्य कार्रवाई का नाम रखा गया था ऑपरेशन पोलो। बूचर ने मद्रास में तैनात आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर जनरल चौधरी को अपने सैनिकों के साथ हैदराबाद पर की जाने वाली कार्रवाई के लिए तैयारी करने को कहा, लेकिन वो अंत तक इस कार्रवाई को रोकने का प्रयास करते रहे। इसी दौरान 11 सितंबर को जिन्ना की मौत हो गई। अब जनरल बूचर ने पटेल को जिन्ना की मौत के कारण इस ऑपरेशन को कुछ दिन टालने के लिए कहा, लेकिन पटेल ने उनके इस तर्क पर कार्रवाई टालने से इनकार कर दिया। इस दौरान उसने कुछ कांग्रेसी नेताओं से भी इस कार्रवाई को टालने के लिए बात की, लेकिन किसी की भी पटेल से इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं हुई। अब पटेल को बूचर की इन कोशिशों के बारे में पता चल गया था। जब इस कार्रवाई को रोकने के जनरल रॉय बूचर के सारे प्रयास असफल हो गए तो बूचर ने 12 तारीख की रात को पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को फ़ोन किया। उस समय पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष भी एक अंग्रेज जनरल फ्रैंक था और वो भारत के नेतृत्व से खुन्नस भी रखता था। इन दोनों की बातचीत इंग्लिश में ना होकर फ्रेंच में हुई। इस बातचीत में उसने हैदराबाद के निजाम के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बारे में सूचना दी। अगले दिन वीपी मेनन, जो कि गृह सचिव थे और इस सैन्य कार्रवाई के लिए सेना के साथ समन्वय बनाने के लिए अधिकृत थे, सुबह 10 बजे जनरल बूचर के कार्यालय में पहुंचे। जनरल बूचर ने यह सोचकर कि ये ऑपरेशन पोलो की प्रगति के बारे में जानने के लिए आए हैं, ब्रीफिंग शुरू कर दी। लेकिन वीपी मेनन ने उन्हें रोकते हुए कहा कि मुझे पूरी जानकारी है, मैं आपके पास किसी और काम से आया हूँ। और उसके बाद वीपी मेनन ने सीधे ही पूछा, क्या आपने कल शाम को पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष से बात की थी? उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, हाँ, क्या मैं अपने दोस्त से बात भी नहीं कर सकता? मेनन ने कहा, क्या कल जो बात आपने की थी वो 2 दोस्तों की आपसी बातचीत थी? बूचर ने जवाब में कहा, क्या आपको इस बारे में शक है? अब वीपी मेनन ने कहा कि अगर ऐसा था तो ये बातचीत फ्रेंच में करने की क्या जरूरत थी? बूचर अब आपे से बाहर हो गया। उसने गुस्साते हुए कहा, क्या मेरा फ़ोन टैप हो रहा है? मेनन ने उससे पूछा कि क्या ज़रूरत पड़ने पे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? मैं फिर पूछता हूं कि क्या ये 2 दोस्तों की बातचीत थी? बूचर ने अभी भी यही कहा, हाँ, ये 2 दोस्तों की बात थी।
इसके बाद वीपी मेनन ने एक कागज़ बूचर के सामने रख दिया जिसमें उन दोनों की बातचीत का इंग्लिश अनुवाद था। बूचर ने पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष से कहा था कि कल हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई शुरू हो जाएगी और ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। अगर कुछ करना है तो तुरंत ही करना होगा। पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष जनरल फ्रैंक ने उसको धन्यवाद करते हुए कहा कि मैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली को सूचित कर दूंगा। बूचर, जो कि अब तक फ़ोन टैपिंग पर अपना गुस्सा दिखा रहा था, कागज़ पढ़कर पसीने पसीने हो गया। उसने खेत भरी नज़रों से मेनन की तरफ देखते हुए कहा, मेरे से गलती तो हुई है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। पलट के मेनन ने कहा, क्या आपने बाइबल पर हाथ रखकर ईश्वर के नाम पर भारत के प्रति निष्ठा और गोपनीयता की शपथ झूठी ली थी? बूचर ने कहा, वीपी कृपया करके मुझे बचा लो, मेरे से गलती हुई है, मैं इस बात का प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। अगर ये बातचीत सार्वजनिक हो गई तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। हमारी पुरानी दोस्ती की खातिर मेरी मदद करो। वीपी मेनन ने उससे कहा कि अगर आप अपनी इस गलती का प्रायश्चित करना चाहते हो तो आपको इसी समय अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी बातचीत अभी सार्वजनिक नहीं करूँगा। बूचर ने उसी समय व्यक्तिगत और स्वास्थ्य कारणों से अपना त्यागपत्र लिखा, जो कि उसी समय से प्रभावी होता, और भारतीय जनरल करियप्पा को सेना की कमान सौंप दी गई। हैदराबाद के खिलाफ सैन्य अभियान 13 सितंबर 1948 को शुरू हुआ, जो 108 घंटे तक चला, और हैदराबाद के कमांडर मेजर जनरल अली दिरूज ने अपनी सेना को हथियार डालने के आदेश दे दिए। इसके बाद मेजर जनरल JN चौधरी ने हैदराबाद में प्रवेश किया और मिलिट्री गवर्नर का पद संभाला। इस तरह से हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ। बूचर का फ़ोन टैप करने की कार्रवाई बताती है कि पटेल की प्रशासन कितनी ज़बरदस्त पकड़ थी, और ऐसे ही नहीं उनको लोह पुरुष के नाम से याद किया जाता है। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अगर आपको ये अंक अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।